डिलाइट आईएएस में मैं कीवी सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज इस वीडियो में हम अपने एनसीईआरटी समरी कोर्स में क्लास 11th में जो पॉलिटिकल साइंस का पार्ट 2 है उसमें चैप्टर 7 राष्ट्रवाद नेशनलिज्म के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम क्या क्या देखेंगे, देखिए इसमें हम राष्ट्रवाद के बारे में देखेंगे, राष्ट्र के बारे में देखेंगे, राष्ट्र की सीमाओं के बारे में देखेंगे और इससे जुड़े हुए जितने भी विचार हैं और जितनी अवधारणाएं हैं उनके बारे में पढ़ने की कोशिश और समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, राष्ट्रवाद की शक्तियों के बारे में, उनकी सीमाओं के बारे में, किस तरीके से उनकी क्या लिमिट्स हैं, किस तरीके से चीज़ें, किस तरीके से उनकी पावर से क्या ज़रूरतें हैं और लोकतंत्र और राष्ट्रवाद के बीच में क्या संबंध है। ठीक है, और उस संबंध को स्वीकार करने में या उस संबंध की ज़रूरत क्या है उसके बारे में हम इस चैप्टर में जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम ये देखेंगे, इसमें ये भी देखेंगे कि राष्ट्रवाद का उदय क्यों हुआ और ये किस समय से इसका उदय चला है या क्या तरीका था, किस तरीके की घटनाएं हुई थी कि राष्ट्रवाद का उदय हुआ, और इसके बाद इसमें हम किस तरीके के इसमें अधिकार हैं, लोगों की क्या डिमांड्स हैं, किस तरीके की लोगों की सोच है, ठीक है, लोगों के प्रति इसके बारे में क्या समझ है, इसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, राष्ट्रवाद सिर्फ देशभक्ति, राष्ट्रीय ध्वज या देश के बलिदान या गणतंत्र दिवस या स्वतंत्रता दिवस पे जो परेड होती है, इन सब चीज़ों के बारे में नहीं होती। अगर हम बहुत गहराई से जानने की कोशिश करेंगे तो ये जानेंगे कि राष्ट्रवाद की जो परिभाषा है वो इतनी ईजी नहीं है कि सिर्फ हम अपने राष्ट्र के प्रति प्यार है, ऐसा कुछ नहीं होता है। इसमें ये भी होता है कि राष्ट्रवाद का अध्ययन करने में हमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानना पड़ेगा। ठीक है, और देखना पड़ेगा कि इतिहास से जब राष्ट्रवाद यहाँ आया है तो राष्ट्रवाद में किस प्रकार का डिफरेंस आया है और किस प्रकार से ये चीज़ें आई हैं। ठीक है, तो आज के चैप्टर में हम राष्ट्रवाद के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बढ़ते हैं अपने चैप्टर की तरफ। सबसे पहले हम देखते हैं अपने प्रश्न को, भारत में राष्ट्रवाद का उदय किस सदी में हुआ था? 16वीं सदी में, 19वीं में, 12वीं में या 5वीं सदी में? ठीक है, तो इसका उत्तर मैं आपको वीडियो खत्म होने पर बताऊंगी। हम बढ़ते हैं अपने चैप्टर की तरफ। सबसे पहले हम जानते हैं राष्ट्र, नेशन क्या होता है। देखिए, जो अंग्रेजी भाषा नेशन है उस वह लैटिन भाषा के दो शब्दों नेशियो तथा नेट्स से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है जन्म या नस्ल या पैदा हुआ। मतलब राष्ट्र एक तरीके से वह शब्द है जहाँ पे हम जैसे जो जन्म लेता है या जो उसकी राष्ट्रीयता उस चीज़ से बिलोंग करती है, जहाँ पे जो उसकी नस्ल होती है, जो उसकी जहाँ से वो बिलोंग करता है। ठीक है, तो उसे हम ये कह सकते हैं कि वह राष्ट्र के बारे में बता रहा है। अब हम जानते हैं कि राष्ट्रवाद क्या होता है, राष्ट्रवाद से जुड़ी चीज़ें क्या है। राष्ट्रवाद यदि हम देखें तो जैसे मैंने आपको बताया कि राष्ट्रीय ध्वज या देशभक्ति के लिए बलिदान जैसी बातें, यह सब भारतीय राष्ट्रवाद के प्रतीक हैं। राष्ट्रवाद पिछली 2 शताब्दियों के दौरान एक सम्मोहक राजनीतिक सिद्धांत के रूप में उभरा है, जिसको रचने में इतिहास ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसमें अत्याचारी जब शासन बहुत निरंकुश हुआ करते थे, लोगों ने आज़ादी दिलाने में सहायता की है। इसके साथ ही यह विरोध, कटुता और युद्धों की वजह से बना है। राष्ट्रवाद बड़े बड़े साम्राज्यों के पतन में भागीदार रहा है। 20वीं सदी की शुरुआत में यूरोप में ऑस्ट्रियाई हंगेरी साम्राज्य, रूसी साम्राज्य और इसके साथ साथ एशिया और अफ्रीका में फ्रांसीसी, ब्रिटिश और डच और पुर्तगाली साम्राज्य के जो बंटवारा हुआ था उसका मूल राष्ट्रवादी था। इसके साथ साथ हम ये देखेंगे कि राष्ट्रवाद ने 19वीं शताब्दी के यूरोप में कई छोटी छोटी रियासतों का एकीकरण किया और एक वृहद राज्य की स्थापना की है। ठीक है, तो राष्ट्रवाद हम इस तरीके से स्थिति में देख सकते हैं कि जब हमारे ऊपर किसी दूसरे देश का शासन रहता था तो उन भावनाओं से लोगों ने लड़के जिस तरीके से अपने लिए आज़ादी पाई है या अपने राष्ट्र के लिए लड़ाई की है, उसे हम राष्ट्रवाद के रूप में देख सकते हैं। अब हम देखते हैं कि राष्ट्र और राष्ट्रवाद से हम अलग अलग क्या समझते हैं। देखिए, राष्ट्र के तौर पे हम राष्ट्र के अधिकतर सदस्यों को प्रत्यक्ष तौर पे ना कभी जान पाते हैं और ना ही उनके साथ हम संबंध जोड़ने की ज़रूरत पड़ती है। फिर भी राष्ट्रों का वजूद है, लोग उनमें रहते हैं और उनका सम्मान करते हैं। फिर हम देखते हैं राष्ट्रवाद के बारे में। देखिए, जो राष्ट्र है वह काफ़ी हद तक एक काल्पनिक समुदाय है जो अपने समुदाय सदस्यों के सामूहिक जीवन और उनकी जो बिलीव्स होती है, उनकी इच्छाओं, कल्पनाओं और विश्वास आदि के तौर पे बंधा होता है। यह कुछ विशेष मान्यताओं पे आधारित होता है जिनमें लोग रहते हैं और उनको पूर्ण समुदाय बनाने के लिए, एक अपनी पहचान बनाने के लिए लड़ते रहते हैं। ठीक है, राष्ट्र के बारे में देखिए बहुत सारी मान्यताएं हैं। क्या विशेष मान्यताएं होती हैं? एक साझा विश्वास चाहिए होता है। एक राष्ट्र का अस्तित्व तभी बना रह सकता है जब उसके सदस्यों के बीच में यह विश्वास हो कि वह लोग एक दूसरे के साथ हैं। देखिए,
ये आपने नॉर्मली भी देखा होगा, जब हम किसी भी एक छोटे से भी समूह की अगर रचना करेंगे या कि एक समूह की स्थापना होती है, अगर लोगों के बीच में आपस में हम विश्वास की कमी देखते हैं तो उन चीज़ों का हम देखेंगे कि बहुत इम्पैक्ट पड़ा है। ठीक है, वह चीज़ें उतनी अच्छे से नहीं चलती हैं और वह जो भी ग्रुप होता है वह टूटने लगता है। ठीक है, फिर हम देखते हैं इतिहास। व्यक्ति अपने आप को एक राष्ट्र का मानता है, उनके अंदर कई अनेक स्थायी एक ऐतिहासिक पहचान की भावना होती है। देश की स्थायी पहचान का ढांचा पेश करते हैं और बहुत सारी ऐसी स्मृतियाँ या बोलते हैं ना बहुत सारी कहानियाँ, इमारतें और जो अभिलेख होते हैं, जो इतिहास के जो प्रमुख चीज़ें मिलती हैं उसके जरिए हम राष्ट्र के इतिहास के बारे में बोध की रचना करते हैं। हम उस इतिहास से जुड़ते हैं। ठीक है, उनके साथ जब हम जुड़ाव महसूस करते हैं तो हम ये देखते हैं कि हम अपने आप को उस राष्ट्र से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। भू क्षेत्र, किसी भू क्षेत्र पे काफ़ी हद तक साथ रहने से, उसके साथ एक जैसा मैंने आपको बताया एक साझा इतिहास साझा करने से लोगों के बीच में ना एक सामूहिक पहचान का अनुभव कराती है, जिसे हम मातृभूमि या पितृभूमि कहते हैं या कोई कभी कभी हम पवित्र भूमि कहते हैं। जैसे आप इसको एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं कि जब हम किसी सोसाइटी में रहते हैं या किसी एरिया में रहने लगते हैं तो वह जगह हमें अपनी महसूस होने लगती है। ठीक है, जैसे वह मेरा मोहल्ला है या मेरा एरिया है, मेरा शहर है। ठीक है, उसी तरीके से राष्ट्र से जो जुड़ी हुई चीज़ें होती हैं वह भी ऐसी ही आती हैं। फिर अगला पॉइंट है साझे राजनीतिक विश्वास। जब राष्ट्र के सदस्यों की एक विषय पर साझा दृष्टि होती है कि वह कैसा राज बनना चाहते हैं, शेष तथ्यों के अतिरिक्त धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र, उदारवाद जैसे मूल्यों को जब लोग स्वीकार करते हैं तब यह विचार जो है वह राष्ट्र की उनकी राजनीतिक पहचान को स्पष्ट करता है। इसके अलावा अगला पॉइंट जो है वह है कि व्यक्तियों की एक साझी राजनीतिक पहचान होती है। ठीक है, जब व्यक्तियों को एक राष्ट्र में बांधने के लिए एक समान भाषा, जाति, वंश, परंपरा जैसे सांस्कृतिक पहचान की आवश्यकता होती है। हमारे विचार, हमारे धार्मिक विश्वास, सामाजिक परंपरा जब साझे हो जाते हैं तब वास्तव में लोकतंत्र की स्थापना होती है। हम देख सकते हैं कि लोकतंत्र में किसी खास नस्ल, धर्म, भाषा की जगह एक मूल के प्रति निष्ठा की आवश्यकता होती है। देखिए, अगर इसका एग्जाम्पल देखेंगे तो हम अपने देश में देख सकते हैं कि हमारे यहाँ कई प्रकार की भाषाएं हैं, कई प्रकार की नस्ल धर्म के लोग मिलते हैं, लेकिन उसके बाद भी भारत एक राष्ट्र के रूप में उभरा हुआ है। ठीक है, और बहुत अपना लोकतंत्र उन्होंने बहुत अच्छे से बना के रखा है। इसका रीज़न ये है कि भारत के जो राष्ट्र में जो चीज़ें हैं या कह सकते हैं जो लोकतंत्र के लिए जो उनका मूल्य है या उनका जो विचार है वह एक है, जिसकी वजह से भारत एक राष्ट्र के रूप में उभरा हुआ है। अब हम देखते हैं कि राष्ट्रवाद के मार्ग में कई कठिनाइयाँ हैं। क्या क्या कठिनाइयाँ आती है? देखिए, सांप्रदायिकता, जातिवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद और नस्लवाद। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जब एक राष्ट्र के हमारे देश में भी जब भारत एक राष्ट्र के रूप में उभरा था तब यहाँ पे भी कई प्रकार के हमें विवाद देखने को मिले हैं। भाषा के आधार पर हमें कई प्रकार के विवाद देखने को मिले। देखिए, स्वतंत्रता के बाद हम देखते हैं कि भाषा के आधार पर राज्यों का विभाजन की बातें उठी थी। इसके साथ साथ हमें कई बार नस्लवाद देखने को मिलता है, नस्लीय हिंसा देखने को मिलती है। क्षेत्रवाद की घटनाएं तो आज भी हम देख सकते हैं, बहुत बार देखने को मिलती है। जातिवाद, जातियों के बीच में जो भेदभाव होता है या एक ही धर्म के जो जातियों के अंदर भेदभाव होता है वह भी देखने को मिलता है। और सांप्रदायिकता और के दंगे तो आज अभी भी हम देख सकते हैं कि बहुत बार हमें ऐसी घटनाएं देखने को मिल जाती हैं जब दो धर्मों के बीच में जानबूझ के ऐसी कोई चीज़ें होती हैं या लोगों के बीच में अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, तो ये जो चीज़ें होती हैं ना वह राष्ट्रवाद के मार्ग में बहुत बड़ी बाधाएं हैं। इसकी वजह से हमारा राष्ट्रवाद कमज़ोर पड़ता है, हमारी चीज़ें लोगों के बीच में, ठीक है, लोगों के बीच में भेदभाव आता है, लोगों के मन में विकार आ जाता है। उनकी जो भावनाएं हैं एज अ पीपल, ऐसे लोगों के साथ समूह के रूप में रहने की, वह कमज़ोर पड़ती हुई दिखती है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि राष्ट्रीय आत्मनिर्णय क्या है। उससे पहले हम देखते हैं कि राष्ट्रवाद के दायरे या सीमाएं क्या है। देखिए, क्षेत्रवाद कभी कभी इतना ज़्यादा हो जाता है। देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि हम एक जगह से जब बिलोंग करते हैं तो लोगों का उसके प्रति इतना ज़्यादा मोह हो जाता है या इतना ज़्यादा लोग उसके लिए परेशान होते हैं कि किसी को आने नहीं देना चाहते हैं। वह कहीं पे बाहरी लोगों के, बाहरी राज्य के किसी व्यक्ति को उस जगह पे आने नहीं देते हैं या वहाँ के जो लोग आते हैं उनके साथ व्यवहार अच्छा नहीं होता है। ये जो क्षेत्रवाद की बाधाएं आती हैं इसकी वजह से ये राष्ट्रवाद के लिए बहुत बड़ी बाधा के रूप में उभरता है। इसके अलावा नैतिक मूल्यों का पतन हो रहा है। जब मॉरल वैल्यूज़ आपकी गिरती हैं, आप लोगों को एज अ ह्यूमन नहीं देख के सिर्फ धर्म के आधार पर जब आप किसी व्यक्ति को जज करने लगते हैं ना, तब आपके
आपके मन में गलत भावनाएं या कह सकते हैं ना अच्छी चीज़ें नहीं रह पाती हैं। धार्मिक विविधता, धर्म के आधार पे, आर्थिक स्थिति के आधार पे और भाषा के आधार पे जब विविधता आती है उस ये राष्ट्रवाद की सीमाएं बन जाती हैं। राष्ट्रवाद के बीच के वजह से, इनकी वजह से राष्ट्रवाद के बीच में काफ़ी सारी हमें दिक्कतें देखने को मिलती हैं। अब हम देखते हैं राष्ट्रीय आत्मनिर्णय के बारे में। सामाजिक समूहों से राष्ट्र अपना शासन स्वयं करने और अपने भविष्य को तय करने का अधिकार चाहते हैं। दूसरे शब्दों में वे आत्मनिर्णय का अधिकार चाहते हैं। इसके तहत राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय समूह से यह मांग करता है कि भिन्न राजनीतिक इकाई या राज्य के दर्जे को मान्यता या स्वीकृति दी जाए। 19वीं सदी में यूरोप में एक राज्य को मान्यता देने ने जोर पकड़ा था। फलस्वरूप वर्साई की संधि के बाद विभिन्न छोटे छोटे राज्यों का उदय हुआ। इसके कारण राज्यों की सीमाओं में भी परिवर्तन हुए और बड़ी जनसंख्या का विस्थापन हुआ और कई लोग सांप्रदायिक हिंसा का भी शिकार हुए थे। इसलिए यह निश्चित करना मुमकिन नहीं हो पाया कि नवनिर्मित राज्यों में एक ही जाति के लोग रहें, क्योंकि वहाँ पर एक ही नस्ल और संस्कृति के लोग रहते हैं। देखिए, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एक एरिया में सिर्फ एक ही जाति के या एक ही नस्ल के या एक ही संस्कृति के लोग रहे, ऐसा ज़रूरी नहीं है। हमें बहुत जगह विविधताएं देखने को मिलती है, सिर्फ अपने देश में नहीं, हम बाहर भी देखेंगे तो विविधता देखने को मिलती है। लेकिन कई बार ऐसी मांग उठती है जब लोग अपने अलग देश की मांग करते हैं और वह उसका रीज़न यही होता है कि वह चाहते हैं कि एक विशेष समूह को उस जगह से अलग कर दिया जाए और उनका एक अलग से राष्ट्र बना दिया जाए। ठीक है, ये आश्चर्य की बात है कि जिन राज्यों ने उस समय स्वाधीनता प्राप्त की थी, ठीक है, अब वे अपने ही भू क्षेत्र में उनके अन्य जो अल्पसंख्यक समूह हैं वह जब कोई मांग उठाते हैं तो उनकी मांगों का खंडन करते हैं। ठीक है, ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप सिर्फ एक राष्ट्र, एक ही समूह के लोग आप एक जगह बनाएं, वहाँ पे कई और लोग भी आ सकते हैं। तो अब वे ऐसी स्थिति भी आ गई है कई बार कि अब वे लोग उनकी स्थितियों का पालन नहीं करते हैं या उनकी मांगों का पालन नहीं करते हैं। अब हम देखते हैं कि आत्मनिर्णय के आंदोलन से कैसे निपटे। इनका कई समाधान है। समाधान नए राज्यों का गठन नहीं है, लेकिन ठीक है, समाधान यह है कि वर्तमान राज्यों को ज़्यादा लोकतांत्रिक बनाया जाए, ज़्यादा समतामूलक बनाया जाए और इसके साथ साथ समाधान यह है कि भिन्न भिन्न सांस्कृतिक और नस्लीय पहचान के लोगों को समान नागरिकता मिले और वे एक अस्तित्वपूर्ण जीवन में रह सके, एक साझेदारी के साथ रह सके, एक सौहार्दपूर्ण जीवन अपना व्यतीत कर सके। ठीक है, ये अगर एक एक समूह के आधार पर अगर देश बनने लगे या राज्य बनने लगे तब तो पूरा विश्व बहुत छोटे छोटे समूहों में बंट जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता है। तो इसका समाधान इस स्थिति से निकलता है। अब हम जानते हैं कि राष्ट्रवाद और बहुलवाद क्या होता है। देखिए, एक संस्कृति एक राज्य के विचार को त्यागने के बाद लोकतांत्रिक देशों ने सांस्कृतिक रूप से अल्पसंख्यक समूहों की पहचान को स्वीकार करने तथा सुनिश्चित करने की शुरुआत की है। भारतीय संविधान में भाषाई, धार्मिक और सांस्कृतिक अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए कई व्यापक प्रावधान किए गए हैं। यद्यपि अल्पसंख्यक समूहों को मान्यता व संरक्षण प्रदान करने के बावजूद हम ये देखते हैं कि कुछ समूह हैं वह पृथक राज्य की मांग करते हैं और ऐसा होता है और अभी भी होता आया है। ठीक है, लेकिन यह विरोधाभासी तथ्य होगा कि जहाँ पर हम एक तरीके से पूरा विलेज, एक वर्ल्ड विलेज की बात कर रहे हैं, वहाँ पर अभी भी राष्ट्रीय आकांक्षाएं विभिन्न वर्गों और समुदायों की हो रही हैं। ठीक है, इसके समाधान के लिए संबंधित देशों को हमें ये देखना चाहिए कि विभिन्न वर्गों के साथ उदारता के साथ परिचय देना चाहिए, उनको एक असहिष्णुतापूर्ण जो व्यवहार है उसके साथ पेश आना चाहिए और जातीय स्वरूप के साथ थोड़ा सा कठोरतापूर्ण पेश आना चाहिए। मतलब जातीय तौर पर जो चीज़ें में जब जिस तरीके से विभेद किया जाता है उससे बदलना चाहिए और ये ट्राई करना चाहिए कि आप एक तरीके से एक सौहार्दपूर्ण जीवन जी सकें, बराबरी का जीवन जी सकें और सबको बराबर के अधिकार मिले। इसीलिए समता और समानता का अधिकार हमें देखने को मिलता है और यही बहुत ज़रूरी है कि एक तरीके से जब जीवन जिया जा सके। देखिए, ये संभव नहीं है कि हर समूह का एक अलग राज्य हो या राष्ट्र हो। ठीक है, तो ज़रूरी है कि उस सभी समूह के लोग जब एक साथ रहते हो तो अपना थोड़ा सा अपनी समझ और सूझबूझ का परिचय देके शांतिपूर्ण जीवन जीने का प्रत्ययन करें। और यह सिर्फ सरकार की नहीं, एक आम जनता की, आम नागरिक की भी ये ड्यूटी बनती है कि वह इस तरीके का कार्य करे। तो हम आते हैं आज के प्रश्न की तरफ। आज का प्रश्न था कि भारत में राष्ट्रवाद का उदय किस सदी में हुआ था। तो इसका उत्तर है 19वीं सदी। 19वीं सदी के दौरान जब भारत में को आज़ादी प्राप्त हुई थी, तब भारत में आज़ादी प्राप्त होने से पहले ही भारत में राष्ट्रवाद का उदय हो गया था और जो आज़ादी प्राप्त हुई है वह राष्ट्रवाद के उदय
का ही कारण है। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही, और अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, और फ्री PDF के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। थैंक यू सो मच।